हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जेके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है और उसका जो है हाल ही में एग्ज़ाम होने भी वाला है। ये जो आप बुक देख रहे हैं, बिहार दरोगा एसआई एग्ज़ाम सेट 3, ये रुकमनी की वॉल्यूम 2 की सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 1 और 2 वो मैंने करवा दिया है, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया है, जो आपको मिलेगा भी नहीं कहीं पर। और आज इसके सेट नंबर 3 देखेंगे। पीडीएफ मैंने पहले ही टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वो आप जाके बना लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आपको पता ही है कि स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में सिर्फ आंसर बताया जाएगा और इसके बाद जो है ना, वो आपका इस क्वेश्चन का, जैसे ये सब क्वेश्चन है पीछे में तो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, वो एक्सप्लेनेशन भी साथ में डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। आपका रिकॉल हो जाएगा, आपका अच्छे टॉपिक जो दिएंगे वो भी रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के तौर पे आप ये सब कर सकते हैं और जो बाकी आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं वो भी पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आपके लिए जो इनफ है मेरा क्लास करिए वो आपके लिए इनफ है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। टेक्स्ट बुक पढ़ाई करिए और सेट लगाया करिए पर डे, वो भी डिस्कशन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आपने बना लिया होगा। राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल कहाँ है? ये आपको हो जाएगा हरियाणा में, और कल क्राउन की होगी क्योंकि अल्टरनेट में चल रही है। मुद्रा राक्षस के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? ये हो जाएगा सी, केवल 1, 2, 3, यानी यह नाट्य रचना है। इसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इसमें मौर्य काल में घटनाओं का उल्लेख है। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध पूछ रहा है, 1576 ईस्वी में। चौथा, आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही तथ्य है? ऑप्शन सी हो जाएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक नेता थे। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 5 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 1875 न्यूयॉर्क में। छठा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? किस क्रांतिकारी को? खुदीराम बोस को दिया गया था। ऑप्शन ए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से निम्नलिखित में कहाँ शांति सम्मेलन हुआ था? कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। 8, विशिष्ट द्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य। 9, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्र किस तिथि को शहीद हो गए थे? इसका हो जाएगा आपका बी, 11 अगस्त 1942 को। 10, पहचानकालीन स्थल व राज्य के मिलान करना है। 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 का 3 यानी भीमबेटका हो जाएगा मध्य प्रदेश। बी का 4 इनाम गाँव हो जाएगा महाराष्ट्र। बागोर हो जाएगा राजस्थान और सरा नहर राय हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसमें क्या करना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। मैं क्या कहते हैं, सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई नेवर स्टील अगेन। 11 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। आगे, आइडेंटिटी हाउ you will ask everyone if the children were not reading the books in passive voice। 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी, where the books not being read by the children, where the books not being read by the children। प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्ट आर्क में आवेग संचरण का सही पद क्या है? पहला है कि संवेदी न्यूरॉन, दूसरा प्रभावक मांसपेशी, तीसरा ग्राही अंग, तीसरा प्रेरक न्यूरॉन, 5वां आपका मेरुरज्जु न्यूरॉन। 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहले तीसरा आ गया, पहले तीसरा हो जाएगा आपका ग्राही अंग, उसके बाद पहला संवेदी न्यूरॉन, उसके बाद पांचवा हो जाएगा आपका मेरुरज्जु, उसके बाद चौथा आएगा, चौथा में हो जाएगा आपका प्रेरक न्यूरॉन, और उसके बाद दूसरा में आ जाएगा आपका प्रभावक मांसपेशी। नीचे दिए कथनों का अध्ययन करें। कथन 1 कहता है कि रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिका पर कोई ए या बी एंटीजन नहीं होता है। कथन दूसरा कहता है कि लसिका लिम्फ एक रंगहीन तरल है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, लेकिन यह श्वेत रक्त कोशिकाओं से भरपूर होता है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 और कथन दोनों सत्य है। 15, कॉलम 1 कॉलम 2 से मिलान करना है। 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अंडाशय ओवरी हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव। बी का 1 हो जाएगा अंडवाहिनी हो जाएगा निषेचन का स्थल। गर्भाशय हो जाएगा आपका भ्रूण का विकास। योनि हो जाएगा मैथुन के दौरान शुक्राणु प्राप्त करना।
प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं घटित होती है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। दूसरा, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। चौथा, एटीपी का NADPH का निर्माण। 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 4। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? तो पहला होता है, दूसरा होता है, चौथा होता है, यानी एटीपी तथा NADPH का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन ये नहीं होता है। लिंडमान के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर 20,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी 200 जूल। 18, टाइम पत्रिका के किंग ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र को सम्मानित किया गया है? 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए तेजस्वी मनोज को। 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन किस देश में किया गया है? 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रूस। 20, किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में। श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है? 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष। 22, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी हुई थी आपको 22 का बी हो जाएगा 1982 में। 23, अर्थव्यवस्था में गोल्ड कॉलर्स प्रोफेशनल्स किस क्षेत्र के लोगों को कहा जा रहा है? 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी पंचक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में से किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1966 से लेकर 1969। 25, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा 2015 में। 26, राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए। इस बात को लेकर किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 के में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चित उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चित अंतिम होगा। उसके बाद है कथन दूसरा है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। उपयुक्त कथनों के आधार पर बने निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी 27 होगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के किस सदस्य के इस्तीफा के बाद एन माधव राव को प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे? एन माधव राव को प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे। 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए BL मित्रा। 29, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए राम दयालु सिंह। 30, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार प्राप्त है? 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 31, काठ होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? काठ होना। 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा स्तब्ध होना। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी प्रवास। 33, छोटी आंत में अग्राशयी रस द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व का पाचन करता है? ट्रिप्सिन। 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। पौधे में जल के ऊपर की ओर चढ़ने रसारोहण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बल कौन सा है? 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वातस्फोट सर्जन खिंचाव यानी ट्रांसपिरेशन पुल। 35, मानव शरीर में कृमि रूप परिशेषिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसका एक स्पष्ट उदाहरण है? 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी अवशेषी अंग। अमोनिया क्लोराइड रेत और साधारण नमक के मिश्रण के घटक को अलग करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए 2 1 3 4 यानी ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन उसका मिश्रण को जल में घोलना। तीसरा हो जाएगा निस्यंदन और वो चौथा हो जाएगा वाष्पीकरण इवेपोरेशन। कथन एक कहता है कि जब एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणामी विलयन उदासीन होता है और pH मान 7 होता है। कथन दूसरा कहता है किसी अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया एक अत्यधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। एक्सप्लेनेशन में इसका विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी आंसर में बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा स्पीड किया।
सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है? 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमेरिका। 39, 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 40, भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान को नेतृत्व करने के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण को। 41, प्रत्येक राज्य में मंत्री परिषद होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 163। 42, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना सम परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट निम्न से किससे प्रस्तुत करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सा शामिल होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। 44, निम्नलिखित में से किस विषय को भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। 45, शासन के विषयों का विभाजन 3 सूचियों में संविधान के किस अनुसूची में उपलब्ध है? 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा 7वीं अनुसूची। पायराइट खनिज का भंडार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? 46 का बी हो जाएगा रोहतास। असम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? 47 का हो जाएगा ऑप्शन बी 7। 48, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। 49, सौरमंडल के ग्रहों को में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? 49 हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि। 50, निम्न से कौन ज्वालामुखी अंटार्कटिका क्षेत्र में है? अंटार्कटिका क्षेत्र में ऑप्शन बी हो जाएगा माउंट इरेबस। एक खिलौने पर 15% की छूट है, 15% की एक और क्रमिक छूट दी जाती है, तो खिलौने में प्रभावी छूट कितनी होगी? 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा 27.75 सेंटीमीटर। सोल्यूशन डिस्कशन करेंगे थोड़ा देर में। 52 है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या 20% है, लड़कियों की संख्या 2/3 के बराबर है, उस स्कूल में लड़कों का लड़कियों के साथ अनुपात क्या है? 52 का हो जाएगा आपका सी नंबर 10:3। 53, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देंगे? 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा 2 एवं 3, यानी एथाइन C2H2 और तीसरा है C2H2। एक कण X और 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है, इस कण का सही निरूपण क्या होगा? तो क्लोरीन आयन हो जाएगा। 55, नीचे दिए गए रासायनिक अभिक्रिया पर ध्यान देना है। 55 का आंसर हो जाएगा आपका सी, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। साबुन का अणु में क्या होता है? 56 का हो जाएगा आपका ई, कि एक जलरागी शीर्ष और एक जल विरागी हाइड्रोफिक्स पूंछ होता है। 57, एक साधारण डीसी मोटर के काम करने के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। 57 का हो जाएगा बी नंबर 3 1 2 4, यानी पहले 3 नंबर, यानी कि बैटरी में धारा कोयल में प्रवाहित होती है, जिससे कोयल के विपरीत भुजाओं पर बल लगता है। पहला, आर्मेचर कोयल चुंबकीय क्षेत्र में घूमना शुरू कर देता है। दूसरा, कंप्यूटर होगा यहाँ पे, हर आधे घूर्णन के बाद कोयल में धारा की दिशा को उलट देता है। सॉरी, कम्यूटेटर पढ़ेंगे, सो कंप्यूटर नहीं है, सॉरी। और लास्ट में होगा निरंतर घूर्णन उत्पन्न होता है। इसका हो जाएगा 57 का बी। किस राज्य 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है? 58 को हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। 59, बिहार राज्य में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? 59 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा नालंदा। 60, 5 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ लक्ष्मण झूला कैम्बल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया है? 60 का हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनपुन। भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम पोंडू या पेंडा है? 61 का हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश में। 62, चट्टान के निम्नलिखित प्रकारों में से किसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? 62 का हो जाएगा ऑप्शन है आग्नेय चट्टान को। 63, कोलेरू झील किन दो नदियों बेसिन के मध्य स्थित है? कोलेरू। 53 का हो जाएगा, सॉरी 63 का ऑप्शन डी, कृष्णा गोदावरी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भूवैज्ञानिक। 64 का ऑप्शन ए हो जाएगा कोलकाता। 65, निम्न से कौन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है? 65 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन पठार और कोलोराडो पठार सभी में। 66, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? 66 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक प्रशासन।
67 टाइम आउट नियम किस खेल से लागू होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिकेट। 68 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस से उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? 68 का हो जाएगा डी हिमाचल प्रदेश। 69 गुजरात के कक्ष में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? गुजरात के कक्ष में रण उत्सव किस माह से शुरू होता है? 69 का हो जाएगा ऑप्शन है नवंबर। 70 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? 70 का हो जाएगा आपका डी नंबर 55 मीटर। 71 है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए एक प्रोजेक्ट को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला इसे 24 दिन में पूरा कर सकता है। ये अकेले प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 71 का हो जाएगा ऑप्शन सी 48 दिन। 72 एक तूफान में एक बगीचे में 300 पेड़ों में से 243 पेड़ स्थिर रह गए, पेड़ों की संख्या प्रतिशत कमी क्या होगी? 72 का हो जाएगा ऑप्शन ए 19%। 73 गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क छिन्न बल है जो केवल विशाल वस्तुओं पर ही प्रेक्षणीय होता है। कथन दूसरा है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण जो है जी का मान घटता है। जी का मान क्या होता है? तो घटता है, इसका जो होगा आपका। और तीसरा भी कथन है, सॉरी, किसी वस्तु का द्रव्यमान मास के स्थान के साथ बदलता है लेकिन उसका भार वेट स्थिर रहता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? 74 का हो जाएगा आपका बी केवल 1 और 3। किसी वस्तु का द्रव्यमान मास स्थान के साथ बदलता है लेकिन उसका भार जो है स्थिर रहता है। तीसरा कथन है ये, इसका भी आ जाएगा 73 का बी होगा आंसर। 73 का बी, सॉरी 73 है, 73 एक मिनट, हाँ 73 है। 72 का मैं क्या बताया था? 72 का ए बताया था, ठीक 69। 73 का क्या था कथन एक में? 73 का सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 होगा, वही उसका भार स्थिर नहीं रहता है। मैं जीत लगा ऐसा। गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क छिन्न बल है जो केवल विशाल वस्तुओं पर ही प्रेक्षणीय होता है। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है ये घटता है। 73 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ये हो जाएगा। 74 एक कार विरामावस्था में शुरू होकर 5 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। कार का एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? 74 का हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी हो जाएगा 75। चुंबकीय क्षेत्र रेखा यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के गुणधर्म के बारे में कौन सा कथन गलत बताना है? 75 का हो जाएगा ऑप्शन डी। जहाँ क्षेत्र रेखा सघन होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होती है, ये गलत है। वे चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। वे बंद वक्र यानी क्लोज्ड कर्व बनाती है। वे कभी कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। एक लेंस की क्षमता पावर यानी -2.5 डायोप्टर है। लेंस की प्रकृति और उसकी फोकस दूरी क्या है? 76 अब्दल है यानी -40 सेंटीमीटर। दो संगीत वाद्य यंत्र जैसे सितार और गिटार एक ही समय पर एक ही आवृत्ति और प्रबलता के साथ बजाए जाते हैं, फिर भी हम उनकी ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। ध्वनि का यह गुण क्या कहलाता है? 77 हो जाएगा ऑप्शन सी गुणता। 78 1 सितंबर 2025 को किसने भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार ग्रहण किया? 78 का ऑप्शन ही हो जाएगा सुश्री TCA कल्याणी। 1 से 14 सितंबर 2024 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन बी हो जाएगा अलास्का अमेरिका में। 80 किस राज्य के पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पाटा 80 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी केरल। 81 प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? कौन सा उद्योग सम्मिलित है? 81 का हो जाएगा ऑप्शन बी निष्कर्षण उद्योग। 82 निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये सब होते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया हुआ है? कितनी बार किया गया है? तो सिर्फ एक बार। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? ये सर्वहितैषी था। डी नंबर। 85 निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियाँ 85 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 4 यानी गारो पहाड़ियाँ, नंदा देवी, कामित और केटो। 86 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है उनके मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया। उनको जो है मनोनीत जो किया जाता था इनके द्वारा ये खत्म कर दिया गया 104 के द्वारा। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य पूछ रहा है। 87 का हो जाएगा आपका आंसर
ऑप्शन बी, सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। 88, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा यानी 1925। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा इसका हो जाएगा आपका 4 नंबर यानी 1984। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC और डी का हो जाएगा आपका 2 नंबर 1998। तो 88 का हो जाएगा हमारा बी। 88 का हो जाएगा बी। 89 का, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? बिहार में कौन कौन है? तो 1 और 4 है, मतलब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये बी हो जाएगा इसका। 90, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए अक्षांश की रेखा कितनी होती है? 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए 179। 91, 20 गेंदों का क्रय मूल्य 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, इसका हो जाएगा सी 100/9%। किस प्रकार की संख्या सहवाज नहीं होती है? कोई दो क्रमागत सम संख्या नहीं होती, लेकिन कोई दो क्रमागत विषम संख्या, कोई दो अभाज्य संख्या, कोई दो क्रमागत संख्या। 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा 250 जूल। आगे, बायोगैस संयंत्र में जैविक कचरे के अवायवीय अपघटन एनारोबिक डिकम्पोजिशन से मुख्य रूप से मीथेन गैस बनती है। इस गैस में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है? 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। टपक सिंचाई ड्रिप इरिगेशन प्रणाली में पानी को कम दबाव और नियंत्रित दर पर सीधे पौधे की जड़ में पहुंचाया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से पानी के किस भौतिक गुण का लाभ उठाकर वाष्पीकरण, इवेपोरेशन और अपवाह यानी रन ऑफ को कम करती है? 95 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न प्रवाह दर को असंपीड़ितता एट लो फॉल रेट। 96, खेतों में पशुओं को एक निश्चित क्षेत्र में रखने के लिए लगाए जाने वाले विद्युत बार इलेक्ट्रिक फैंस एक उच्च वोल्टेज हाई का झटका देती है, लेकिन इसे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा करंट बहुत ही कम होती है। धारा को कम रखने का मुख्य भौतिक कारण क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे पशुओं के लिए एक निवारक बनाने के लिए, ना कि घातक। 97, शहरों के ऊपर रात के आकाश में नारंगी या सफ़ेद रंग की जो चमक दिखाई देती है, जिसे आकाशीय चमक स्काई ग्लो कहते हैं, वो प्रकाश प्रदूषण का एक रूप है। यह चमक मुख्य रूप से प्रकाश से किस भौतिक घटना के कारण होती है? 97 का ऑप्शन हो जाएगा वायुमंडलीय धूल और एरोसोल कणों द्वारा कृत्रिम प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ आर्टिफिशियल लाइट बाय द एटमॉस्फेरिक क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक डस्ट एंड एरोसोल पार्टिकल्स। मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? इसका हो जाएगा ए नंबर भारत और जापान। 99, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य में किसे शुभकर चुना गया है? इसका डी हो जाएगा चिरैया। 100, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई है? इसका हो जाएगा डी नोएडा। कहाँ पे? नोएडा में। 100 क्वेश्चन खत्म होता है और इसका जो डिस्कशन अब हम पढ़ेंगे, डिस्कशन भी देखना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ूंगा और उसका डिस्कशन एक एक करके पढ़ेंगे। ये लगभग में आपका 12 पेज का है, 12 पेज का, क्योंकि 6 पेज तो हो गया है, लगभग 12 से 13 पेज का है। पहला क्वेश्चन है कि राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो ये आपका है हरियाणा में। राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। राखीगढ़ी से हड़प्पा पूर्व काल, प्रारंभिक हड़प्पा काल तथा उन्नत हड़प्पा काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राखीगढ़ी स्थल की खुदाई 1960 के दशक में प्रारंभ होकर हाल ही के वर्षों तक हुई है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। राखीगढ़ी से दुर्ग, प्राचीर, अनागार, स्तंभ युक्त वीथिका, मंडप, अग्नि वेदिकाएं, मानव कंकाल, जल निकासी प्रणाली आदि का प्रमाण मिला। दूसरा है कि मुद्रा राक्षस के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है? तो आपका 1, 2, 3 सही है, मतलब डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। मुद्रा राक्षस एक नाट्य रचना है। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस की रचना गुप्त काल में हुई। गुप्त काल में मुद्रा राक्षस में मौर्यकालीन घटनाओं का उल्लेख है। क्या है? तो मौर्यकालीन घटनाओं का उल्लेख है। मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में, यह भी याद रखिएगा, संस्कृत में है। मुद्रा राक्षस का हिंदी भाषा में अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह एक संस्कृत नाटक मौर्यकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नंद वंश के पतन और
चाणक्य की कूटनीति के बारे में बताता है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1576 में हुआ था। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में मुगल शासक अकबर सेना और मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना के सेनापति राणा पुंजा थे। हल्दी घाटी युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व हकीम खान सूरी ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल पक्ष का नेतृत्व आसफ खां और मान सिंह के द्वारा किया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल पक्ष से प्रभावशाली रहा, भारी अत्याचार किया, लेकिन मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप अपनी मृत्यु जनवरी 1597 तक मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध जारी रखा था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। पूछता है चेतक और राम प्रसाद। ठीक है, 4 नंबर। 4 क्वेश्चन है कि आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सी बता दिए, आप डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। आचार्य नरेंद्र देव देश के प्रमुख समाजवादी नेताओं में से एक थे तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक भी नेता थे। आचार्य नरेंद्र देव का जीवन काल 1889 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक था। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी आंदोलन में सक्रिय रहे थे। आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी विचारधारा के प्रमुख पोषक एवं चिंतक थे। आचार्य नरेंद्र देव ने वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण राममोहन रोहिया तथा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण बड़े थे, सचिव जयप्रकाश नारायण। 5 नंबर। 5 क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावात्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने की थी। भारतीय मद्रास के अंडायार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र 1882 ईस्वी में स्थापित हुआ था। वर्ष 1886 ईस्वी में भारत में मद्रास के निकट अंडायार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अंतिम रूप से स्थापित किया गया। 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख बनी, जो कि मृत्यु तक 1933 तक रही। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुसार चिंतन, मनन, प्रार्थना एवं भ्रमण के माध्यम से ईश्वर और व्यक्ति के अंतःकरण के मध्य एक विशिष्ट संबंध की स्थापना की जा सकती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदू आध्यात्मिक सिद्धांतों की महानता को स्थापित किया। 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई थी? खुदीराम बोस को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर बम कांड में 1908 के आरोप में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु मात्र 18 वर्ष थी। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर बंगाल में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में बम फेंका था। इस घटना में किंग्सफोर्ड के बजाय प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी की मृत्यु होगी। प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी की मृत्यु होगी। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से गिरफ्तारी से बचने के लिए 1 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, 7 नंबर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से निम्नलिखित में कहाँ शांति सम्मेलन हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्र पराजित हुए थे। विजय मित्र राष्ट्र ने युद्धोत्तर काल की व्यवस्था स्थापित करने के लिए पेरिस में 1919 में 1919 में विश्व शांति सम्मेलन का आयोजन किया था। 1919 में बहुत पूछा गया। पेरिस के शांति सम्मेलन में सभी विजयी राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पेरिस सम्मेलन 1919 में पराजित राष्ट्रों से समझौता करने के लिए 5 संधियां वर्साय, सेंट जर्मन, न्यूली, ट्रायोन और सर्वेस का प्रारूप तैयार किया गया था। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 के अध्यक्ष जॉर्जेस क्लीमेंसो थे। पूछता है जॉर्जेस क्लीमेंसो थे। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 10 जनवरी 1920 को राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, जिसका उल्लेख वर्साय की संधि के मसौदा में किया गया था।
लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित था। लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय। 8, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद दर्शन के विरोध में दक्षिण भारत में 4 नए मतों का उदय हुआ। ये 4 मत दर्शन और संबंधित प्रवर्तक। ये वाद भाष्यकार और भाष्य की बात करें तो आपका विशिष्ट द्वैतवाद का जो भाष्यकार थे ये कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे 11 से 12वीं सदी में। अब भाष्य देगा तो श्री भाष्य। द्वैतवाद के आपको प्रवर्तक कौन थे? तो माधवाचार्य ये पूछता है 13 से 14वीं सदी में। पुराण पर के भाष्य था इनका। सुद्वैतवाद के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य 15 से 16वीं सदी में अनुभाष्य के तहत। द्वैतवाद के प्रवर्तक थे निम्बकाचार्य 12 से 13वीं सदी में। वेदांत परिजात सौरभ इसके भाष्य थे। 9 नंबर क्वेश्चन है 9 का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्र किस तिथि को शहीद हो गए थे? 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्र 11 अगस्त 1942 को शहीद हो गए थे। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस पटना के सचिवालय पे राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में आगे बढ़ा। विद्यार्थियों को इस जुलूस पर जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई। इस गोली के बारे में 7 छात्र शहीद हो गए जबकि अनेक घायल हुए थे। गोलीबारी से मरने वाले छात्रों में उमाकांत सिंह सिन्हा सारण के थे, रामानंद सिंह पटना के थे, सतीश चंद्र झा भागलपुर के थे, देवीपत चौधरी जमालपुर के थे, राम गोविंद सिंह पटना के थे, राजेंद्र सिंह बनवाड़ी चक सारण के, जगवती कुमार खरोष्टी औरंगाबाद के थे। इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त 1942 को पूरे पटना में बंद का आयोजन हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मिलान करना है। ये हो जाएगा इसका। भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। बागोर राजस्थान में और सरायनगर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णुधर वानकर ने 1957 ईस्वी में किया था। भीमबेटका परिसर में लगभग 700 शैल आश्रय हैं और इसे 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। भीमबेटका में शैल चित्रकारी मिला जो रायसेन जिला में स्थित है। इनाम गांव खोज 1950 दशक में की गई। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास बागोर स्थल की खोज 1968 में BN मिश्रा ने की थी। सराय नाहर राय का स्थल 1968 में खोजा गया। 11 नंबर इन क्वेश्चन सेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस सेम। वही इसका बताना डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सो हेल्प मी ही कैड आई नेवर स्टील अगेन डायरेक्ट स्पीच है। ही कॉल्ड अपॉन हिवन टू वाज क्या देखते हैं? डी देखते हैं सॉरी ही कॉल्ड अपॉन हिवेंस टू विटनेस हो जाएगा यहाँ पे विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। ठीक है इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। 12 नंबर आइडेंटिफाई हाउ यू विल आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रंस वे आर नॉट रीडिंग द बुक्स इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस से इसका हो जाएगा आपको कि वेयर द बुक्स नॉट बीइंग रीड बाय द चिल्ड्रंस। 13 नंबर इसका क्या करना है? कथन है बताना। कथन को डायरेक्टली पढ़ देते हैं कि प्रतिवर्ती चाप में आवेग संरचना का सही पद जो होगा प्रतिवर्ती चाप में आवेग संचलन का सही पद जो होगा तीसरा ग्राही अंग होगा। उसके बाद होगा आपका संवेद न्यूरॉन मेडोलॉजी, चौथा प्रेरक न्यूरॉन और दूसरा जो होगा प्रभावक मांसपेशी। प्रतिवर्ती चाप किसी उद्दीपन के प्रति एक तीव्र स्वचालित और अनैच्छिक प्रतिक्रिया है जिससे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का तुरंत हट जाना। मुख्यतः यह प्रक्रिया मस्तिष्क के सचेत नियंत्रण के बिना होती है। निर्णय मेडोलॉजी द्वारा लिया जाता है ताकि प्रतिक्रिया बहुत तेजी से हो सके। संवेदी न्यूरॉन आवेग को ग्राही अंग जैसे कि त्वचा से मेडोलॉजी तक ले जाते हैं जबकि प्रेरक न्यूरॉन आवेग को मेडोलॉजी से प्रभावक अंगों मांसपेशी या ग्रंथियों तक पहुंचाते हैं। हॉट प्लेट क्या है? तो सिटीमोलस। इसके बाद रिसेप्टर हो जाएगा आपको सेंसरी न्यूरॉन्स, स्पाइनल कोड। उसके बाद हो जाएगा इफेक्टर लाइक स्कैन। 14 कि नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करें। कथन एक रक्त समूह O को स्रावितिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसके लाल रक्त कोशिका पर कोई A या B एंटीजन नहीं होता है। कथन दूसरा एक लसिका एक रंगहीन तरल है जिसमें लाल रक्त कोशिका का अभाव होता है लेकिन यह श्वेत रक्त कोशिका में भरपूर होता है जो संक्रमण
से लड़ने में मदद करती है। इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है क्योंकि इसके लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी की सतह पर कोई ए या बी एंटीजन नहीं होता है जिससे यह किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। लसिका की बात करें, लिम्फ एक पारदर्शी द्रव है जो रक्त कोशिका के छानकर बनता है। सॉरी, आगे की लसिका लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी नहीं होती, लेकिन यह श्वेत रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी विशेषकर लिम्फोसाइट से भरपूर होती है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रक्त समूह एबी को सार्वत्रिक ग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई ए या बी एंटीबॉडी नहीं होती है। रक्त यानी ब्लड और लिम्फ की अगर बात करें रेफरेंट की तो यह लाल रंग का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। यह रंगहीन या हल्का पीला होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसके लाल रक्त कोशिका आरबीसी प्लेटलेट्स और अधिक प्रोटीन देते हैं। ये लाल रक्त कोशिका आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होते, प्रोटीन कम होता है। रक्त की बात करें तो इसे बंद परिसंचरण तंत्र यानी हृदय और रक्त वाहिकाओं में बहता है। लसिका यह खुले परिसंचरण तंत्र यानी लसिका वाहिका और नोड्स में बहता है जिसका प्रवाह तेज और दो तरफा हृदय संघों तक वापस होता है। इसका प्रवाह धीमा और एक तरफा यानी ऊतकों के हृदय की ओर होता है। यह ऑक्सीजन पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन करता है। यह मुख्य रूप से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और शरीर के तरल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना। डायरेक्टिव पढ़ लेते हैं। अंडा से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करती है। अंडवानी निषेचन का स्थल है। गर्भाशय भ्रूण का विकास है। योनि मैथुन के दौरान शुक्राणु प्राप्त करना है। अंडाशय मादा प्राथमिक लैंगिक अंग है जो मादा युग्मक अंडाणु और स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है। अंडवाहिनी की बात करें यानी फैलोपियन ट्यूब वह स्थान है जहां आमतौर पर निषेचन शुक्राणु या अंडाशय संलयन होता है। गर्भाशय वह अंग है जहां निषेचित अंडाणु स्थापित होता है और भ्रूण का विकास होता है। स्त्री यौन अंग निम्न है। अंग कार्य फंक्शन की बात करें, ऑर्गन और कार्य की बात करें तो इसका ठीक है। अंडाशय कार्य क्या है तो अंडे डिम्ब और महिला हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करता है। डिम्ब वाली नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। यहीं पर निषेचन होता है। गर्भाशय यानी यूट्रस की बात करें निषेचित अंडों को प्रत्यारोपित करता है और गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा की बात करें तो गर्भाशय को योनि से जोड़ती है और शुक्राणु के प्रवेश को नियंत्रित करती है। योनि की बात करें यानी वजानाकृत संभोग के दौरान लिंग को ग्रहण करती है और प्रसव के लिए जन्मनाल के रूप में जन्मनाल के रूप में कार्य करती है। भगसेप यानी अत्यधिक संवेदनशील अंग जो यौन उत्तेजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बृहद भगोष्ठ यानी बाहरी जननांग की रक्षा करने वाले मांसल त्वचा की बाहरी परतें हैं। लघु भगोष्ठ की बात करें तो योनि और मूत्र मार्ग के द्वारा ही रक्षा करने वाले त्वचा की भीतरी परतें। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 16 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं होती है। पहला क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। दूसरा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपक्षयन। चौथा एटीपी तथा NADPH का निर्माण। 16 का हो जाएगा प्रकाश निर्भर अभिक्रिया के दौरान घटनाएं जो है 1, 2, 3, 4 घटित होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं के दौरान निम्न घटनाओं से होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन एवं ATP तथा NADPH का निर्माण। प्रकाश निर्भर अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड झिल्ली में होती है और इन्हें सीधे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और रासायनिक ऊर्जा ATP तथा NADPH के रूप में संग्रहित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपक्षयन प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया यानी कैल्विन चक्र का हिस्सा है जो स्ट्रोमा में होता है। आउटर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट DNA थाइलकोइड और राइबोसोम स्ट्रोमा। आउटर मेम्ब्रेन जेरनम और लैम्बेला ये सब जो है इसके पार्ट्स के नाम है। क्रम संख्या गुण और प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन और अंधकार रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन की बात करें तो कार्य जो है लाइट रिएक्शन में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ATP और NADPH में बदलना इसका कार्य है।
और डार्क रिएक्शन में क्या करता है, तो ATP और NADPH का उपयोग करके CO2 से ग्लूकोज भोजन बनाता है। स्थान प्रकाश रिएक्शन में क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना यानी थाइलाकोइड झिल्ली में होता है और अंधकार रिएक्शन में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। आवश्यकता की बात करें तो लाइट रिएक्शन में प्रकाश और जल की होती है। डार्क रिएक्शन में प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद ATP और NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्पाद जो है ATP NADPH और ऑक्सीजन O2 का उत्पादन होता है लाइट रिएक्शन में। वहीं ग्लूकोज C6H12O6 और ATP और NADP प्लस का होता है। निर्भरता की बात करें तो प्रकाश में लाइट रिएक्शन में सीधे प्रकाश पर निर्भर रहती है। डार्क रिएक्शन में प्रकाश पर सीधे निर्भर नहीं बल्कि प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर रहती है। 17 लिंडमैन का 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 20,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगा। इसका हो जाएगा आपका 200 जूल। कैसे, द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर 200 जूल ऊर्जा उपलब्ध होगी। लिंडमैन का 10% नियम कहता है कि एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। शेष 90% ऊर्जा उपापचयी क्रियाओं और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। उत्पादक स्तर प्रोड्यूसर यानी 20,000 जूल, प्राथमिक उपभोक्ता स्तर यानी प्राइमरी कंज्यूमर 20,000 से का 10% यानी क्या हो जाएगा, 20,000 दिया हुआ था तो उसका 10% 200 जूल हो जाएगा, 2,000 जूल हो जाएगा। 20,000 का अरे 1 जूल ज़्यादा हो गया, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता स्तर यानी सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो 2,000 का 10% कितना हो जाएगा, सॉरी 20,000 है ना यहाँ पे, तो 20,000 का 2,000 होगा या 2,000 का 10% 200 जूल हो जाएगा। 18 टाइम पत्रिका के किंग ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र को सम्मानित किया गया है। इसका हो जाएगा ए तेजस्वी मनोज को। टाइम पत्रिका के किंग ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से भारतीय मूल के 17 वर्षीय अमेरिकी छात्र तेजस्वी मनोज को सम्मानित किया गया है। अमेरिका के टेक्सटाइल में फ्रिंसिको की रहने वाले तेजस्वी मनोज को उनके नवाचारशील सीनियर्स के लिए यह प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है। तेजस्वी मनोज बुजुर्गों को ऑनलाइन घोटाले की पहचान करने, उनकी रिपोर्ट करने और उनसे खुद को बचाने में मदद करने के लिए काम करती है। टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर। 10 से लेकर 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापान का आयोजन किस देश में किया गया है। इसका हो जाएगा डी रूस। 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापान का आयोजन रूस में किया गया है। जापान सैन्य अभ्यास रूस के निछाने स्थित मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड में शुरू हुआ था। यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। जापान का अर्थ रूसी भाषा में पश्चिम होता है। इसे सैन्य अभ्यास में भारत के 65 सेना शामिल हुए, जिसमें 57 भारतीय थल सेना, 7 वायुसेना और 1 नौसेना शामिल हुए। इस अभ्यास में उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने और पारंपरिक युद्ध व आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। इस अभ्यास में सैनिक संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यास, विशेष हथियारों के कौशल और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल में परीक्षण लेंगे। जापान 2025 अभ्यास से भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग और आपसी विश्वास मजबूत होगा। भारत और रूस। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो आपका हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया है। इस सम्मेलन का विषय जो है वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग, नवाचार नीति का विकास है। 21 नंबर, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है। 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी 15 से लेकर 59 वर्ष। 15 वर्ष से नीचे की आयु के व्यक्तियों को, 59 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को श्रम बल जनसंख्या से बाहर रखा जाता है। 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्तियों को आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। 15 से 59 वर्ष के व्यक्तियों को कार्यशील श्रमशील जनसंख्या कहा जाता है। यह वर्ग जनसंख्या का उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आता है। 22 नंबर, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नाबार्ड की स्थापना आपका हो जाएगा 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड का पूर्ण रूप जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। नाबार्ड की स्थापना भारत के संसद द्वारा पारित नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत की गई। 1981 के तहत किया गया 1982 में। नाबार्ड का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अधीन कार्य करता है। नाबार्ड का कार्य ग्रामीण विकास से संबंधित वित्तीय संस्थाओं एवं
सरकारी संस्थाओं को वित्त उपलब्ध कराना तथा उनके कार्यों के सफलता का पर्यवेक्षण करना है। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की रिपोर्ट पर हुआ। नाबार्ड ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र से क्या शीर्ष नाबार्ड ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के शीर्ष वित्तीय संस्था है। 23 अर्थव्यवस्था में गोल्ड कॉर्डलेस क्या कहते हैं प्रोफेशनल्स किस क्षेत्र के लोगों को कहा जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, पंचक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में गोल्ड कॉर्डलेस प्रोफेशनल पंचक क्षेत्र के लोगों को कहा जा रहा है। आर्थिक गतिविधियों को मुख्यतः 3 क्षेत्र सेक्टर में बांटा जाता है। पंचक क्षेत्र के अंतर्गत शीर्ष नीति निर्धारक आते हैं। इस वर्ग में प्रबंधक, सीईओ, अध्यक्ष जैसे शीर्ष पदाधिकारी आते हैं। चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान और आधारित क्षेत्र, नवाचार, तकनीकी, प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान, शोध आदि को शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर तथा तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान दौर में आर्थिक गतिविधियों में नए आयामों को जुड़ने के बाद आजकल कुछ नए आर्थिक गतिविधियों को चतुर्थ क्षेत्र, क्वांटिटेटिव सेक्टर एवं पंचक क्षेत्र यानी क्वांटिटेटिव सेक्टर में बांटा गया है। 24 की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। तो आपका हो जाएगा 1966 से लेकर 1969। भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 1969 की अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय आपको 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक का था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में भारत को 1962 में चीन के साथ तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध झेलना पड़ा। साथ ही वित्तीय वर्ष 1965-66 में देश का सूखा पड़ गया। युद्ध एवं सूखा जैसे विपरीत परिस्थिति के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से दूर रहा तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1966 के बजाय 3 वर्ष के बाद 1 अप्रैल 1969 को आरंभ किया गया। 1966 से लेकर 1969 इस अवधि को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। 1966 से लेकर 69 के समय 1 वर्षीय 3 वार्षिक योजना का संचालन किया गया था। 25 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो आपका हो जाएगा 2015 में किया गया। नीति आयोग गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। 1 जनवरी 2015 को किया गया। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था के रूप में नीति आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को समाप्त करने की मंजूरी दी थी। नीति आयोग ने नीति को पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग और गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक सलाहकार संस्था है। वर्तमान में अक्टूबर 2025 नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। वर्तमान में अक्टूबर 2025 नीति आयोग के CEO भी आर सुब्रमण्यम है। वर्तमान में अगर बात करें नीति आयोग के कौन है तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। वर्तमान में अक्टूबर 2025 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और वर्तमान में अक्टूबर 2025 में नीति आयोग के CEO भी आर सुब्रमण्यम है। ठीक है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ये आपका जो है ना ऑप्शन बी में है, अनुच्छेद 48 के में। ठीक है। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीव की रक्षा से संबंधित हैं। अनुच्छेद 48 के को संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संवर्धन, संरक्षण तथा विकास से संबंधित है। 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के क्या कहते हैं संरक्षण से संबंधित है। तो आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका से पृथक्करण का निर्देशित समाहित है अनुच्छेद 50 में। 27 की बात करें तो 27 हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन में डायरेक्टिव पढ़ लेते हैं सर, बहुत ज़्यादा उचित होगा। ठीक है। इसका तो आपका हो जाएगा 27 दिए गए कथन सही एक है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निश्चित उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसकी विनिश्चित अंतिम होगा। दूसरा है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त किसी भी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा करा सकेगी।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 कहता है कि उल्लेख है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय को केवल उच्चतम न्यायालय में ही लाया जा सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के 1 माह के अंदर ही वाद उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित उपबंध है। 28 नंबर, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के किस सदस्यों के इस्तीफा के बाद एन माधव राव को प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे? इसका हो जाएगा बी एल मित्रा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के एक सदस्य बी एल मित्रा के इस्तीफा के बाद एन माधव राव को प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे। क्या थे? एन माधव राव को बनाए गए थे। किसके बाद? तो बी एल मित्रा, नाम याद रखिएगा। स्वास्थ्य कारणों से बी एल मित्रा ने प्रारूप समिति के पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी का प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति थी जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को बहुत बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 29 है। 29 आपका क्वेश्चन किया, जो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष की बात करें तो वे कौन बने हैं? तो आपका हो जाएगा 29 नंबर का ए नंबर की बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रामदयालु सिंह बने हैं। रामदयालु सिंह जुलाई 1937 से नवंबर 1944 तक बिहार विधानसभा के क्या थे? तो अध्यक्ष रहे थे। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा बिहार विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा का कार्यकाल अप्रैल 1946 से मार्च 1962 तक था। अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। देव शरण सिंह बिहार विधानसभा के दूसरे उपाध्यक्ष तथा स्वतंत्रता के बाद प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। 30 नंबर, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार प्राप्त है? इसका हो जाएगा हमारा डी नंबर। अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त संस्कृति और शिक्षा संबंधित क्या है? तो मौलिक अधिकार द्वारा प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार के द्वारा ही प्राप्त होता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकार का अनुच्छेद विस्तार जो है अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में है। 29 और 30 में अनुच्छेद 30 द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद के शिक्षण संस्थान स्थगित करने और संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को जो है परिभाषित नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन को शामिल किया है। 31 नंबर, काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, स्तब्ध होना। काट होना मुहावरे का अर्थ है स्तब्ध होना। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है सचेत होना। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा होना। 32 है, इनमें से कौन शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? इसका हो जाएगा प्रवास। प्रवास शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। घर का पर्यायवाची शब्द है निवास, निलय, गृह आदि। 33, छोटी आंत में अग्राशयी रस द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व का पाचन करता है? इसका हो जाएगा सी, प्रोटीन के द्वारा। छोटी आंत में अग्राशयी रस जो है, अग्नाशयी रस बोल सकते हैं, द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का क्या करता है? तो पाचन करता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा स्रावित एक शक्तिशाली प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो छोटी आंत में कार्य करता है। यह प्रोटीन को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में तोड़ता है तथा उनका अवशोषण भी करता है। क्या करता है? तो पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में तोड़ता है। अग्नाशय रस में एमाइलेज स्टार्च का पाचन और लापेज वसा का पाचन एंजाइम भी होते हैं। एंजाइम और कार्य की बात करें, एंजाइम और कार्य की बात करें तो एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को साधारण संकरा ग्लूकोज में तरता है। तो कौन है एमाइलेज? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइपेज वसा फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में विघटित करता है। कौन? लाइपेज। प्रोटीएज प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और इसे छोटे पेप्टाइड में बदलता है। कौन? ट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन की बात करें तो
प्रोटीन को पचाकर एमिनो एसिड में बनाने में मदद करता है। प्रोटीन को पचाकर एमिनो एसिड बनाने में मदद करता है। 34 क्वेश्चन है कि पौधे में जल के ऊपर की ओर चढ़ने रसारोहण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बल कौन सा है? तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है। पौधे में जल के ऊपर की ओर चढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बल वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन पुल है। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों की सतह से जल का वाष्प के रूप में क्षय होना है। यह प्रक्रिया पौधे के जाल में एक चूषण बल फ्रिक्शन फोर्स या तनाव उत्पन्न करती है जो जड़ों से पानी और खनिजों को पौधे तक खींचता है। यह बल ऊंचे पैरों में भी पानी के सैकड़ों फीट ऊपर उठने में सक्षम है, जो मूल दाब या कैसिकत की तुलना में बहुत ही अधिक प्रभावी है। 35 नंबर क्वेश्चन है 35 से, मानव शरीर में कृमि रूप परिसेकिका किसका एक स्पष्ट उदाहरण है? मानव शरीर में कृमि रूप परिसेकिका अवशेषीय अंग जो है एक स्पष्ट उदाहरण है। किसका? तो अवशेषीय अंग वे अंग है जो किसी जीव के पूर्वजों में कार्यात्मक थे, लेकिन विकास की प्रक्रिया में अब उनका कोई स्पष्ट कार्य नहीं हो रहा है, मतलब नहीं रह गया है। माना जाता है कि मानव पूर्वजों में अपेंडिक्स सेलुलोज के पाचन में सहायक था, जो पौधे में पाया जाता है। आधुनिक मनुष्यों में इसका कार्य नगण्य है, हालांकि कुछ शोध में इसे प्रतिरक्षा प्रणाली एक छोटी भूमिका से जोड़ते हैं। अपेंडिक्स एंटोमी की बात करें, अपेंडिक्स एंटोमी की, तो देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन अपेंडिक्स है ये, और इन्फ्लेंट अपेंडिक्स है ये। 36 क्वेश्चन है कि अमोनिया क्लोराइड रेत और साधारण नमक के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम बताना है। डायरेक्ट ही पढ़ देते हैं, इसका ए नंबर है इसका आंसर। अमोनिया क्लोराइड रेत और साधारण नमक मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए प्रतिक्रियाओं का अगर सही क्रम देखते हैं तो ऊर्ध्वपातन पहले आएगा, मिश्रण को जल में घोलना, निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन एवं वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन क्या है? यानी संबिलेशन की प्रक्रिया में सबसे पहले मिश्रण को गर्म करके अमोनिया क्लोराइड को अलग किया जाता है, क्योंकि यह सीधे ठोस में गैस में बदल जाता है। सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। पुनः मिश्रण में जल में बचे हुए रेत और नमक के मिश्रण को पानी में घोला जाता है, जिससे क्या होता है? नमक घुल जाता है। निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन की बात करें तो इस प्रक्रिया में घोल को छानकर अघुलनशील रेत को अलग किया जाता है। वाष्पीकरण की बात करें द्वारा सामान्यतः छाने हुए घोल को गर्म करके पानी को वाष्पित किया जाता है, जिससे शुद्ध नमक प्राप्त होता है। 37 की बात करें तो कथन में क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्ट ही पढ़ देते हैं, इसका हो जाएगा बी नंबर। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 2 है जो कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। आप देखते हैं क्या, जब एक प्रबल अम्ल जैसे कि HCl और एक प्रबल क्षारक NaOH समान मात्रा में अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे को पूरी तरह से उदासीन कर देते हैं, जिससे लवण जो है NaCl और जल H2O बनता है। इस प्रकार परिणामी विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। अम्ल प्लस क्षारक इसका टू लवण प्लस जल होता है। HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O होगा। अधिकांश अम्लों या क्षारकों को जल में घोलना एक उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, जिससे उष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, लीनियर लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, फिनोप्लेथिन को रंगीन कर देते हैं। क्षारक वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, फिनोप्सिल को गुलाबी कर देते हैं। फिनोप्सिल क्या करते हैं? तो गुलाबी कर देते हैं। 38 नंबर है कि सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है? इसका हो जाएगा आपको सी नंबर, अमेरिका। सितंबर 2025 में अमेरिका ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है। पेंटागन के वेबसाइट डिफेंस गवर्नमेंट से बदलकर वार गवर्नमेंट कर दी गई। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेंगसेथ के कार्यालय और पद का नाम क्या कहते हैं? सेक्रेटरी ऑफ द वार कर दिया गया है। सेक्रेटरी ऑफ द वार कर दिया गया है। 39 2025 में 88वीं एशिया टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका हो जाएगा सी, भारत करेगा। 2025 से 88वीं एशिया टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप कौन करेगा? तो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत। 2025 में 88वीं एशिया टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 11 से लेकर 15 अक्टूबर तक होगा। यह भारत के लिए एक गौरव का क्षण है और इससे देश में टेबल टेनिस को बढ़ावा मिलेगा। यह आयोजन भारत और एक महत्वपूर्ण खेल मेजबान के रूप में स्थापित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की पहचान को मजबूत करेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानसिक
स्वास्थ्य जागरूकता अभियान को नेतृत्व करने के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 40 का हो जाएगा बी, दीपिका पादुकोण को। भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का नेतृत्व करने के लिए दीपिका पादुकोण को भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस भूमिका में वह मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का नेतृत्व करेगी और सामाजिक कलंक को कम करने की दिशा में काम करेगी। 41, प्रत्येक राज्य मंत्री परिषद होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह है आपको अनुच्छेद 163 में। प्रत्येक राज्य मंत्री परिषद होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 में है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों को राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के सिफारिश पर नियुक्त करेंगे। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना सम परीक्षा प्रतिवेदन एडल्ट रिपोर्ट्स निम्न से किसे प्रस्तुत करता है? उपयुक्त दोनों के, यानी राष्ट्रपति को और राज्यपाल दोनों को। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना सम परीक्षा प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को समक्ष प्रस्तुत करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ यूनियन के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि किसी राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को संबंधित राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन के सामने रखवाता है, जबकि राज्यपाल नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक के मध्य क्याज का उल्लेख है। क्याज का डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्याज को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना है। क्याज को सार्वजनिक धन का रखवाला और मार्गदर्शन माना जाता है। किसे? तो क्याज को। वर्तमान में अक्टूबर 2025 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो के संजय मूर्ति है। के संजय मूर्ति। देखिए करंट भी साथ साथ में आपका कवर हो रहा है, इसी लेक्शन जरूर देखना चाहिए। 43 का उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य क्या होते हैं? शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य क्या होते हैं? शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल और निर्वाचन पद्धति का भी उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। 64 में अनुच्छेद 64 में उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा का सभापति होगा। पदेन राज्यसभा का सभापति होगा। भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस विषय को भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की विधि, इन दोनों प्रावधानों को भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। राज्यसभा में सदस्यों को मनोनयन की अवधारणा एवं तरीके को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्य का नीति निषेध तत्व तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति को भी भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, व्यापार, अंतर्राज्यीय आवागमन की स्वतंत्रता, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राष्ट्रपति का परामर्शवादी शक्ति और संघीय ढांचा से संबंधित उपबंध कनाडा में भारतीय संविधान से लिया गया है। कनाडा में 45 नंबर क्वेश्चन है कि शासक के विषय को विभाजन 3 सूचियों में संविधान के किस अनुसूचियों में उपलब्ध है? तो 7वीं अनुसूची में। शासन के विषयों के विभाजन 3 सूचियों में संविधान के 7वीं अनुसूची में उपलब्ध है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा संबंधित विषयों का उल्लेख है। अनुच्छेद 246 में संसद और विधानसभा मंडल के द्वारा कानून बनाने के क्षेत्राधिकार का उल्लेख है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है।
चौथी अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के नामों का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 46 नंबर 2 क्वेश्चन है 46। पायराइट खनिज का भंडार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा रोहतास में। पायराइट खनिज का भंडार बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। रोहतास जिले कैमूर पहाड़ी में पायराइट का भंडार है। रोहतास जिले के अमछोड़ स्थान पर पायराइट खनन का कार्य पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड भारत सरकार के उपक्रम द्वारा करवाया जाता था। पायराइट के भंडार के मामले में भारत में बिहार का रोहतास प्रथम स्थान पर है। GSI के अनुसार जमुई जिले में देश के लगभग 44% सोना का भंडार होने की संभावना है। सारण जिले में सोना खनिज की उपस्थिति है। बिहार देश के पायराइट स्थानों का प्रमुख धारक है। प्रमुख और संसाधन का 95% रखता है। 47 असम राज्य की सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है? तो पहले तो बात बता दें कि 7 राज्यों से मिलती है। असम राज्य की सीमा भारत के 7 राज्यों से मिलती है। बहुत बार पूछा गया ये। असम की सीमा जिन राज्यों से मिलती है वह आपको पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। असम राज्य की सीमा 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। पहला बांग्लादेश के साथ और दूसरा भूटान के साथ। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। दिसपुर गुवाहाटी का एक उपनगरीय इलाका है। ये क्या 1973 में दिसपुर को असम की राजधानी बनाया गया। 1973 में पहले असम को अलग होकर मेघालय नए राज्य का निर्माण तक शिलोंग असम की राजधानी थी। असम की आधिकारिक भाषा क्या है? असमी और बोडो। 48 गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिला का त्र्यंबकम गांव के पहाड़ी से निकलता है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिणी की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी के सहायक नदियां हैं पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वेन गंगा, प्रवदा और वर्धा। गोदावरी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी के द्रोणी का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में पड़ता है। 50% भाग। 49 नंबर है आपका। सौरमंडल के ग्रह में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? इसका हो जाएगा आपका शनि। सौरमंडल के ग्रह में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सौरमंडल के ग्रह में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। घटते घनत्व के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों को क्रम इस प्रकार है। पृथ्वी 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, बुध 5.44 प्रति घन सेंटीमीटर, शुक्र 5.245 प्रति घन सेंटीमीटर, मंगल 3.945 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, नेपच्यून 1.66 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, बृहस्पति 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यूरेनस 1.17 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और शनि 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो आपको याद ये रखना है कि पृथ्वी का आप याद रखिएगा 5.517 और शनि का 0.70, यानी घनत्व के मामले में पृथ्वी सबसे ज़्यादा और शनि सबसे कम। 50 निम्न में से कौन ज्वालामुखी अंटार्कटिका क्षेत्र में है? इसका हो जाएगा बी माउंट इरेबस। माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका क्षेत्र में है। माउंट इरेबस दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। दुनिया का सबसे अधिक। मोना लाव सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर अवस्थित है। माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी इटली में स्थित है। कहाँ है? तो माउंट एटना आपको इटली में है। माउंट पिनाटुम्बी सक्रिय ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। माउंट पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में स्थित है। माउंट पोपा। माउंट सेंट हेलेस ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। माउंट सेंट हेलेस ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो आपका है तो किलाउआ USA में स्थित है। किलाउआ। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन ज्वालामुखी जो कि अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। 51 मैथ क्वेश्चन है। इसका है कि एक खिलौने पर 15% की छूट है। 15% की एक और क्रमिक छूट दी जाती है। खिलौनों पर प्रभावी छूट कितनी है? खिलौनों पर प्रभावी छूट? तो इसका जो हो जाएगा प्रभावी छूट की बात करें तो A + B × A - B इसका डायरेक्ट ही होता है। इस पर अगर पुट कर देते हैं यानी 15 गुना 15 गुना छूट की बात किया जाएगा तो 27.75 आ जाएगा। तो खिलौनों पे प्रभावी छूट कितना आ जाएगा? 27.75। 52 एक स्कूल में लड़कों की संख्या 20%,
और लड़कियों की संख्या 2/3 के बराबर है, 20% के 2/3 लड़कियों की संख्या के 2/3 के बराबर है, उस स्कूलों में लड़कों का लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा। प्रश्न अनुसार क्या है, तो बी का 20% जो है ये गर्द के 2/3 के बराबर है। इस तरह से बी बाई जी का कितना अनुपात होगा, 10/3। देख सकते हैं सॉल्यूशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 53, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन को रंगहीन कर देते हैं। कथन में आंसर है, तो इसका मैं डायरेक्ट ही पढ़ देता हूँ। एथीन C2H4 या मेथान C2H2 हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देंगे। ब्रोमीन जल परीक्षण का उपयोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन द्विबांध या त्रिबांध होते हैं की पहचान के लिए किया जाता है। एथीन CH2CH2 और एथान CH असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वे ब्रोमीन के साथ संकलन अभिक्रिया एडिशनल रिएक्शन करते हैं जिसमें ब्रोमीन का लाल भूरा रंग गायब हो जाता है। C2H4Br2 C2H4Br2 दो यौगिक रंगहीन होते हैं। मीथेन CH4 और प्रोपेन C3H8 संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एकल अबांध है और वे समान परिस्थितियों में ब्रोमीन जल से विक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए वे उसे रंगहीन नहीं करते हैं। 54 की बात करें, एक कण X में 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। इस कण का सही निरूपण क्या होगा, तो इसका C हो जाएगा आपका क्लोराइड आयन हो जाएगा, क्लोराइड आयन। किसी तत्व की पहचान उसके प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु क्रमांक से होती है। 17 प्रोटॉन का अर्थ है कि यह तत्व क्लोरीन है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, पता ही है। यहाँ 17 प्रोटॉन धनात्मक आवेश और 18 इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश हैं, जिसका अर्थ है कि कण पर एक अतिरिक्त ऋणात्मक आवेश भी है, क्योंकि 17 तो आप अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, एक हो गया ऋणात्मक, इसीलिए यह एक क्लोरीन परमाणु नहीं है बल्कि एक क्लोराइड आयन है। न्यूट्रॉन की संख्या 18 है, केवल उसके समस्थानिक आइसोटॉप्स को निर्धारित करती है। द्रव्यमान संख्या 17 + 18 35 हो जाता है। नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया पर ध्यान दें। Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe, यह अभिक्रिया कैसी है, तो विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों है, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या कहता है कि एक अधिक अभिक्रिया तत्व का एक यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। क्रियाशीलता के श्रेणी में देखा जाए तो पोटेशियम सबसे आगे है, उसके बाद आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरिक, प्लेटिनम, H होता है हाइड्रोजन, कॉपर, उसका Ag यानी पारा, Ag यानी सिल्वर और Au गोल्ड। यह सब क्रिया में एल्युमिनियम आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए यह आयरन ऑक्साइड Fe2O3 से आयरन को विस्थापित कर देता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनाता है। यह अभिक्रिया थर्माइट अभिक्रिया का एक उदाहरण है। किसका, तो थर्माइट, जो बहुत ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है और इसका उपयोग रेलवे पेट्रोलियम वेल्डिंग में किया जाता है। 56 क्वेश्चन है कि साबुन कणु होते हैं। साबुन कणु कैसे होता है, तो एक जलरागी शीर्ष और एक जलविरागी पुंछ होते हैं। साबुन कणु एक जलरागी शीर्ष और एक जलविरागी पुंछ युक्त होते हैं। साबुन कणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या सोडियम पोटेशियम लवण होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ जो जलविरागी हाइड्रोफिक या जल से डरने वाली होती है, इसे तेल ग्रीस में घुलती है। दूसरा भाग एक आयनिक शीर्ष CeCOO Na+ होता है, जो जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक्स या जल से प्रेम करने वाला होता है और पानी में घुलता है। इस संरचना के कारण साबुन सफाई का कार्य करता है और मिसेल्स बनाता है। क्या बनाता है, मिसेल्स। 57 एक साधारण डीसी मोटर के काम करने के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित कर दें। डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। इसका हो जाएगा बी नंबर कि किस डीसी मोटर के काम करने का सही क्रम क्या हो जाएगा, बी यानी 3 1 2 4। 3 में कि सबसे पहले बैटरी से धारा आर्मेचर कॉइल से प्रभावित होता है। धारावाहिक कॉइल पर चुंबकीय क्षेत्र में एक बल यानी टॉर्क लगता है, जिसमें वह घूमना शुरू कर देता है। हर आधे चक्कर के बाद कम्यूटेटर कॉइल में धारा की दिशा को उलट देता है ताकि बल की दिशा में भी उलट जाए और कॉइल एक ही दिशा में घूमता रहे। यह प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है, जिसके निरंतर घूर्णन उत्पन्न होता है। क्या होता है, निरंतर घूर्णन क्या होता है, तो उपलब्ध होता है। देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इधर लगता है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इसी को बोलते हैं। फोर्स यहाँ पे लगता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, यहाँ पे कॉइल। 58 नंबर क्वेश्चन है क्या, जो
इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, अधिक ऐसे तो रुकमणी में सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होते हैं। किस राज्य ने 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है? ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के साथ भारत का चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बन गया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि में हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के साथ शामिल हो गया है। यह उपलब्धि राज्य के शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए एक विख्यात मील का पत्थर है। 59, बिहार राज्य में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर? यह हो जाएगा आपका नालंदा में। बिहार राज्य में नालंदा के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। राजगीर भगवान बुद्ध के तपोभूमि है और बौद्ध धर्म के इसका विशेष महत्व भी है। भूटान के पीएम शेरिंग तोम्बेंगू, भारत केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू, नीतीश कुमार और भूटान के सर्वोच्च धर्मगुरु परम पावन जे खम्पे द्वारा भूटानी परंपरा के अनुसार इसका जो उद्घाटन किया गया। आगे है, यह मंदिर भारत और भूटान के मध्य बौद्ध धर्म की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह मंदिर के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2009 में 2.5 एकड़ भूमि दान दी थी। 2.5 एकड़ भूमि दान दी थी। बिहार का यह दूसरा रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर है। इसकी ऊंचाई 70 फीट है। यह मंदिर बुद्ध की 10 फीट ऊंची प्रतिमा है। इस मंदिर में बुद्ध की 10 फीट की ऊंची प्रतिमा है। 60 नंबर, 5 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ लक्ष्मण झूला केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया है? इसका हो जाएगा आपका डी पुनपुन। 5 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनपुन में लक्ष्मण झूला केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया है। इन्होंने पुनपुन सहित 1159 करोड़ 84 लाख रुपए लागत की 70 योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ एवं लोकार्पण किया। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुल्हिन बाजार प्रखंड के लाल भदसारा गांव में भयानक जननायक कर्पूरी ठाकुर पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इन्होंने पालीगंज के सिकड़िया ग्राम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य के स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम पोंडू या पेंडा है? आंध्र प्रदेश राज्य का स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम जो है पोंडू या पेंडा है। भारत में स्थानांतरीय कृषि झूम कृषि के लिए प्रमुख क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्य हैं। स्थानांतरित कृषि में कृषक समय समय पर कृषि क्षेत्र को बदलता रहता है। उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को सामान्य रूप से झूम कृषि कहा जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मेघालय में स्थानांतरित कृषि को बोगमा तथा मणिपुर में पलामू कहा जाता है। राजस्थान में इसे वात्रा या वालेर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे दीपा या दहिया कहा जाता है। म्यांमार में झूम खेती को तांग्युमा झूम खेती कहा जाता है। तांग्युमा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि चट्टान के निम्नलिखित प्रकार में से किसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? किसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। किसे? आग्नेय चट्टान को। आग्नेय चट्टान में पृथ्वी के निर्माण यानी उत्पत्ति के मूल पदार्थों की उपस्थिति रहती है, अतः इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने यानी मैग्मा के लावा से हुआ है। तप्त एवं तरल मैग्मा ठंडा होकर पृथ्वी के बाहर या अंदर ऊपरी या निचली परत में जमकर ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो मैग्मा के इस ठोस अवस्था को ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, ग्रेवो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। आग्नेय चट्टान 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। अवसादी चट्टान कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का आधार है। अवसादी चट्टान। 63 नंबर, कोलोराडो झील किन 2 नदियों के बीच मध्य स्थित है? इसका हो जाएगा डी नंबर, कृष्णा गोदावरी। कोलोराडो झील कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन के मध्य स्थित है। कोलोराडो झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलोराडो झील भारत की एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्र है। कोलोराडो पक्षी अभ्यारण्य जो 1999 में स्थापित किया गया था। कोलोराडो झील मीठे पानी की झील है। 2002 में रामसर साइट के रूप में कोलोराडो झील आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की मान्यता दी गई। अटापका पक्षी अभ्यारण्य भी कोलोराडो झील से संबंधित है। क्या कहते हैं? अटापका। 64 नंबर, भारत में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत से भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण CGSI का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको कोलकाता में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी। GSI भारत सरकार के खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। GSI का उद्देश्य भारत में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना है। यह संगठन
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करने के अतिरिक्त सरकार को उद्योगों एवं आम लोगों को पृथ्वी विज्ञान की जानकारी देने के अहम काम करता है। वर्तमान में नवंबर 2025 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक असित साहा हैं। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद और शिलोंग में स्थित हैं। 65 निम्न में से कौन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है? कौन से हैं? ये आपको हो जाएंगे कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार और ग्रेट बेसिन पठार सभी में। कोलंबिया पठार संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है जो वांशिक गठन ओरेगन और इडाहो राज्य में फैला हुआ है। कोलोराडो पठार दक्षिणी पश्चिम अमेरिका में स्थित है और यूटा परियोजना कोलोराडो और न्यू मैक्सिको राज्य के कुछ हिस्सों को कवर करता है। ग्रेट बेसिन पठार पश्चिम अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित है। अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। अबसिनिया का पठार अफ्रीका महादेश में इथोपिया में है। अबिसी इथोपिया का एक पुराना नाम है अबिसी। 66 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के संबंधित है? यह आपका जाएगा लोक प्रशासन भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के संबंधित हैं। तृतीय क्षेत्र के गतिविधियां में सूचना, प्रौद्योगिकी सेवाएं, परिवहन, पर्यटन, भंडारण, संचार, बैंकिंग आदि भी शामिल है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती है। जैसे हमें शिक्षकों के डॉक्टरी, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कपास के पौधों से प्राप्त रेशों का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। गन्नों को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल गतिविधियां कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि आते हैं। चतुर्थ क्षेत्र में बौद्धिक या ज्ञान आधारित गतिविधियां जैसे कि परामर्श, अनुसंधान एवं विकास आदि शामिल है। पंचम क्षेत्र के अंतर्गत नीति निर्धारक, महाप्रबंधक, CEO, अध्यक्ष आदि को रखा जाता है। पंचक क्षेत्र को गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है। पंचक क्षेत्र को क्या कहता है? तो गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है। 67 टाइम आउट नियम किस खेल में लागू हुआ? यह हो जाएगा आपका क्रिकेट में। टाइम आउट नियम क्रिकेट खेल में लागू होता है। इस नियम में यदि बल्लेबाज निर्धारित समय से 3 मिनट के भीतर पिच पर आकर गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे आउट दिया जा सकता है। क्रिकेट खेलने के संबंधित शब्दावली हैं एसेज, थर्ड मैन, लेग स्पिनर, रन आउट, ओवर द विकेट, वाइड, फ्री हिट, सुपर ओवर, फॉलो ऑन, पेंट चौका आदि। क्रिकेट खेल से संबंधित कप की बात करें तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी। 68 जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? यह आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार 82.8% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 89.53% है और महिला साक्षरता दर 75.93% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य की अगर बात की जाए, केरल 93.91%, मिजोरम 91.33%, गोवा 88.70%, त्रिपुरा 87.75%। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो बिहार 61.82%, अरुणाचल प्रदेश 65.40% और राजस्थान 66.10%। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह से शुरू होता है? 69 गुजरात में कच्छ रण उत्सव नवंबर माह से शुरू होता है। रण उत्सव कच्छ जिले में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है जो लोक संगीत, नृत्य कला और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। गुजरात में आयोजित होने वाले प्रमुख त्योहार है आपको उत्तरायण, डांगी दरबार मेला, मोढेरा डांस उत्सव, भावनाथ मेला, शामलाजी मेला आदि। राज और महोत्सव की बात करें, उत्तर प्रदेश गंगा महोत्सव, तमिलनाडु नाट्यांजलि महोत्सव, मध्य प्रदेश खजुराहो महोत्सव, कर्नाटक हम्पी महोत्सव, आंध्र प्रदेश लुम्बिनी महोत्सव।
70 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है? यह आपका हो जाएगा 55 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई 55 मीटर होती है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट, जो कि 15 से 15 मिनट की क्वार्टर की होती है। हॉकी मैदान की लंबाई 91.44 मीटर, गेंद का वजन 155 से लेकर 163 ग्राम तक रहता है। हॉकी खेल में संबंधित शब्दावली है आपको: स्टिक, पेनाल्टी स्ट्रोक, स्कूप, साइड इन, रेफरी, ट्राई ब्रेकर, पेनाल्टी, फुल बैंक आदि। FIH की स्थापना 1924 में की गई थी। FIH की स्थापना और तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में स्थित है इसका मुख्यालय। 71 ए और बी एक साथ काम करते हुए एक प्रोजेक्ट को 16 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन बी अकेला उसे 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो पहले तो A प्लस बी का हम देखते हैं, 16 दिन है, बी करता है 24 दिन में। इसका जो हम दक्षता निकाल लेंगे, दक्षता तो इसका हो जाएगा यानी 3-2 के हिसाब से 48 यूनिट निकलेगा। ए की क्षमता है 3 यहाँ पे 2 से माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा इसका। तो अभी समय लगेगा कुल कार्य बटा ए की क्षमता यानी 48 दिन लगेगा। 72 नंबर, एक तूफान में एक बगीचे में 300 पेड़ों में से 243 पेड़ स्थिर रह गए। पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी की ज्ञात करें। तो पहले तो निकाल लेंगे हम 300 में से 243 घटा लेंगे, उसकी जितना आएगा उसका 300 करके बटा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19%। 73 गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करना है। इसका हो जाएगा ए नंबर। कथन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में सबसे क्षीण या मूलभूत बल है और यह एक असंपर्क बल है। इसका प्रभाव केवल खगोलीय पिंड जैसे विशाल वस्तुओं पर ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऊर्ध्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी के केंद्र के दूरी से वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर g का मान घटता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान मास उससे पदार्थ की मात्रा है और यह सर्वत्र स्थिर रहता है। उसका भार वेट उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी W बराबर mg है, जो g के मान बदलने पर स्थान के साथ बदलता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल F क्या होता है? G m1 गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल। 74 की बात करें तो एक कार विरामावस्था से शुरू होकर 5 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्राप्त करती है। कार का एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? एक समान बता रहा है। तो ए बराबर क्या होता है? v - u/t। इस तरह से ए जो है v कितना है? 20 है और u यानी प्रारंभिक ये 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 75 चुंबकीय क्षेत्र रेखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के गुणधर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है? डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी वैसे गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के संबंध में जहाँ क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होती है, यह कथन गलत है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन यानी एक दूसरे के करीब होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल स्ट्रॉन्ग होता है और जहाँ वे विरल दूर दूर होती है वहाँ क्षेत्र कमजोर होती है। अनसही गुण वे बंद वक्र बनाती है। चुंबक के बाहरी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है और वे कभी कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी। जो देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, -2.5 डायोप्टर। लेंस की प्रकृति और उसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी निकालना और उसकी प्रकृति निकालना। P बराबर क्या होता है? पावर इक्वल टू 1/f। 1 यानी 100 ले लेंगे और f तो दिया हुआ नहीं है, तो इस तरह से f निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 - 2.5, क्योंकि पावर का वैल्यू दिया हुआ था। इस तरह से -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 संगीत वाद्य यंत्र जैसे सितार और गिटार एक ही समय में एक ही आवृत्ति और प्रबलता के साथ बजाए जाते हैं, फिर भी हम उनकी ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। ध्वनि का यह गुण क्या कहलाता है? तारत्व। सी कहलाएगा यानी ट्रैम्बर क्वालिटी कहलाएगा, सॉरी गुणता कहलाएगा, गुणता। 2 संगीत वाद्य यंत्र जैसे सितार और गिटार एक ही समय पर एक ही आवृत्ति और प्रबलता के साथ बजाए जाते हैं, फिर भी हम उनकी ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। ध्वनि का यह गुण गुणता यानी ट्रैम्बर क्वालिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? गुणता। गुणता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व यानी पिच और समान प्रबलता
लाउडनेस वाले दो ध्वनियों के बीच अंतर करने में सक्षम बनाता है। यह अंतर ध्वनि स्रोत द्वारा उत्पन्न अधिस्वरक और हारमोनियस की उपस्थिति और उनके सापेक्ष तीव्रता कारण होता है। तारतम्य यानी पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है और यह प्रबलता लाउडनेस आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। 1 सितंबर 2025 को किसने भारत के नए महालेखा परीक्षक CGA का पदभार ग्रहण किया है? इसका हो जाएगा आपका सुश्री TCS कल्याणी। 1 सितंबर 2025 को सुश्री TCS कल्याणी ने भारत की नए महालेखा नियंत्रण CGA का पदभार ग्रहण किया। उसे हुए इस पद पे आसीन होने वाले 29वें अधिकारी हैं। 1991 बैच में ICS अधिकारी भी थे वो। इन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान से स्नातक किया। लेडी श्री राम कॉलेज से सुश्री TCS कल्याणी ने। वे दिल्ली विश्वविद्यालय की गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। वर्तमान में भारत के नए नियंत्रक या महालेखा परीक्षक यानी क्याज संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। ये तो पता होगा आपको, बहुत बार रिपीट ये क्वेश्चन हो चुका है, मतलब एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अलास्का अमेरिका में। 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन फॉन्ट वेलराइट अलास्का अमेरिका में किया जा रहा है। यह युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण है जिसे भारतीय थल सेना भाग ले रही है। वर्ष 2004 में यह संयुक्त सेना अभ्यास भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति सम्मेलन के लिए तैयारी को मजबूत करना है। वह युद्ध अभ्यास 2025 ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत अमेरिका के बीच टैरिफ के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है। टैरिफ के कारण भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होने वाले प्रमुख संयुक्त अभ्यास की बात करें तो युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रैप्स और टाइगर क्लॉ। 80 क्वेश्चन की बात करें, 80 नंबर। किस राज्य के पर्यटन को सबसे आकर्षण सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह जगह केरल राज्य के पर्यटन को सबसे आकर्षण सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा पुरस्कार समारोह में यह सम्मान प्राप्त किया गया है। पैसिफिक एशिया ट्रैवलर एसोसिएशन पाटा गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केरल राज्य के पर्यटन मंत्री PA मोहम्मद सियाज ने बैंकॉक में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी पाटा पुरस्कार समारोह में यह सम्मान प्राप्त किया। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा के अध्यक्ष पीटर सेवन CEO और नूर अहमद हामिद हैं। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री P विजयन है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र लंकर हैं। 81 प्रकृति में कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? इसका हो जाएगा बी नंबर निष्कर्षण उद्योग। प्राकृतिक में कच्चे माल के निष्कर्षण उद्योग सम्मिलित है। प्राकृतिक में सीधे कच्चे माल के निष्कर्षण में शामिल उद्योग प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें कृषि, खनन, मत्स्य पालन और वानिकी जैसी गतिविधियां शामिल हैं। उन उद्योग को निष्कर्षण उद्योग और अनुवांशिकी उद्योग भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल उपलब्ध कराता है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र जैसे कि विनिर्माण और निर्माण में किया जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? यह होगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं होता है। लेकिन इसके बारे में पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारी उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC उत्तरदायी होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक संवैधानिक नहीं निकाय है। सर्वाधिक संवैधानिक नहीं निकाय है। आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। आयोग का अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा जब उसकी उम्र 70 वर्ष हो, जो भी पहले हो उसका होता है। ये पुनः नियुक्त के लिए पात्र है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में अगस्त 2025 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यन है। 83 ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ये आपको सिर्फ एक ही बार हुआ है। वैदिक संहिताओं में वर्णित कुल 33 नदियों में से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया 33 में से, किंतु ऋग्वेद के नदी
सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है। नदी सूक्त में केवल 21 का, याद रखिएगा। तो कुल 33 नदियों में से 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, गंगा का सिर्फ एक बार। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन किया गया है। इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया, किसको, तो सिंधु को बताया गया है। जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया, जिसे देवी तमा, माते तमा, नदी तमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मंजूवंत का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक समाज जो पृथ्वी सत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में पति से संतान न होने पर पुत्र की प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा का स्वीकार की गई थी। नियोग की प्रथा। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, क्या था, तो सर्वहितैषी। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था। सर्वहितैषी समाचार पत्र 1890 में पटना में प्रकाशित हुआ था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1872 में बिहार शरीफ से प्रारंभ हुआ था, बिहार बंधु का। इसकी स्थापना सर्वहितैषी के वाक्य। इसकी स्थापना 2 वर्ष से पूर्व ही कोलकाता में हुई थी। 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द्वि बिहार हेराल्ड का प्रकाशन आरंभ हुआ। 1881 में पटना में इंडियन क्रॉनिकल नामक अखबार प्रकाशित हुआ। डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना में द बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। यह समाचार पत्र बिहार को बंगाल से अलग राज्य का दर्जा दिलाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। बिहार बंधु समाचार पत्र के संस्थापक मदन मोहन भट्ट और पंडित केशवराम भट्ट थे। बिहार बंधु को प्रथम संपादक अंकित हसन अली थे। इसका प्रावधान बिहार शरीफ में हुआ था, लेकिन 1874 में पटना से प्रकाशित होने लगा। 1875 में केशवराम भट्ट जो है स्वयं संपादन करने लगे। 85 की बात करें तो निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। सी नंबर हो जाएगा, डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। भारत की पर्वतीय श्रेणियां हैं, इनका पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम होगा। गारो पहाड़ियां, नंदा देवी, कामेत। पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व रहता। निम्नलिखित में से पूर्व में पश्चिम सही क्रम क्या होगा, तो गारो पहाड़ियां, नंदा पहाड़ियां और कामेत यानी केटू। गारो पर्वत श्रेणियां मेघालय में स्थित है। नौकरेक इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। नौकरेक। गारो पर्वत श्रेणियां भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। नंदा देवी की ऊंचाई 7,816 मीटर है। कामेत पर्वत श्रेणी 7,756 में उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में स्थित है। केटू की ऊंचाई कितनी है, तो 8,611। केटू काराकोरम श्रेणी के सर्वोच्च चोटी है। केटू काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम को भारत का सर्वोच्च चोटी गॉडविल ऑस्टिन है, जो कि पीओके में स्थित है। भारत सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च चोटी गॉडविल ऑस्टिन केटू पीओके में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में 8,586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की स्थिति 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनके मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। आगे है 1950 से लेकर 2020 तक आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सीटें आरक्षित थी, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था। लेकिन इसे जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 में प्रावधान था कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण का कानून संविधान के लागू होने के 10 साल बाद तक मौजूद रहेगा, जिसके समय समय पर संशोधन कर बढ़ाया गया था। जनवरी 2020 में यह आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुच्छेद 330 में SC/ST के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित हैं। 330 में। अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीयों के लिए लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 331 में। अनुच्छेद 332 में SC/ST के लिए विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 333 में
आंग्ल भारतीयों के विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है 333 में। 87 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है। तो इसका हो जाएगा कि संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्च में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द बजट के लिए प्रयोग किया गया। प्रत्येक वर्ष कार्यपालिका विधायिका के समक्ष वित्तीय वर्ष का वितरण प्रस्तुत करती है। सरकार की मांगों के प्रति आमतौर पर विपक्षी दल द्वारा असहमति व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक नीतिगत कटौती प्रस्ताव, आर्थिक या मितिवता कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। नीतिगत कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत सरकार की मांग की नीति के प्रति असहमति व्यक्त विपक्षी पार्टी द्वारा की जाती है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव के तहत मांग की राशि को घटाकर ₹1 कर दिया जाता है। आर्थिक या मितिवता कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है, जिससे राशि को एक प्रभावी सीमा तक कम करने का प्रस्ताव होता है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव केवल सरकार के कार्यशैली के प्रति असहमति सांकेतिक रूप से प्रदर्शन का तरीका होता है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में कहा जाता है कि मांग ₹100 की कमी की जाएगी। अठासी नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का स्थापना 1964 में हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। बहुजन समाज पार्टी आपका आ गया 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक क्या है तो दल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का स्थापना 1964 में की थी। कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना M.N. राय ने की थी। कम्युनिस्ट पार्टी की बहुजन समाज पार्टी भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में कांशीराम के द्वारा किया गया था। कांशीराम के द्वारा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मुख्यतः पश्चिम बंगाल में सक्रिय एक भारतीय राजनीतिक दल है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का स्थापना 1 जनवरी 1998 को की गई थी। 89 ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी होती है। ये हो जाएगा कि 10 क्या कहते हैं 89 है ना, तो इसका हो जाएगा आपको 1 और 4 यानी भी। दिए गए कूट में एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। 89 का क्वेश्चन में गलत पड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। सो ये क्वेश्चन इसका हो जाएगा कि दिए गए कूटों में एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और 4 भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। उसके बाद आगे है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ प्रजाति पैंथेरा टाइग्रिस का एक निवास स्थान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1978 में की गई थी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को 1990 में 18वां प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य के मुंगेर जिले में स्थित है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य को स्थापना 1976 में की गई थी। 1976 में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य में तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय और मोर इत्यादि पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल के सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश। आगे गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। बीकानेर में। 90 ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। इसका हो जाएगा ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा 179 है। 1 डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या 90 + 90 + 1 यानी 181। और यदि दोनों ध्रुवों को रेखा ना माना जाए तो ना माना जाए, क्योंकि ये बिंदु है, तो 181 - 2 179 हो गए। 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाने पर किन्हीं 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की लंबाई लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा इक्वेटर के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर मेरिडियन पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र में मापी गई कोणीय दूरी या अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री का अक्षांश प्रदर्शित करती है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है।
प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर को माना गया है। यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। देशांतर रेखा कुल लंबाई, कुल देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। 1 डिग्री देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर है, जिसे गोर कहते हैं। पृथ्वी पर 180 डिग्री यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई कल्पित रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक कल्पित रेखा है जो प्रशांत महासागर, चुक्ति सागर आदि से होकर गुजरती है। 20 गेंदों का क्रय मूल्य 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो इसका हो जाएगा 100/9%। ठीक है, 100/9%। तो अभी इस लाभ प्रतिशत की बात करें तो 1/9 गुना 100 यानी 100/9% हो जाएगा इसका। ठीक है, 92। किस प्रकार की संख्याएं सहभाज्य नहीं होती है? सहभाज्य नहीं होती है कोई दो क्रमागत सम संख्या, इसका हो जाएगा। सहभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। दो क्रमागत सम संख्या का HCF 2 होता है। अब दो क्रमागत सम संख्या सहभाज्य नहीं होती है। 93। 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रही है। वस्तु की गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इसका हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला पता है, हाफ mv² होगा। इस पर हम पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 250 जूल। लास्ट पेज बचा हुआ है बस। अगर आप यहाँ तक क्लास कर लें तो पूरा कर ही लीजिएगा, मोटिवेट हो जाता है माइंड कि क्वेश्चन बनाए, सॉल्यूशन चेक किए, स्कोर चेक किए और पूरा मिला लिए। इसको एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक कमेंट ऐसे भी जरूर किया कीजिएगा क्या नहीं है, क्या मतलब कुछ कमी है या कुछ एक्स्ट्रा कुछ करवाना चाहिए, इस तरह से, ताकि हमको भी थोड़ा पता चले और हमको भी मोटिवेशन मिला है कि आप हमें पसंद कर रहे हैं। कमेंट एक जरूर किया करिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 94। बायोगैस संयंत्र में जैविक कचरे के अभावी अपघटन में मुख्य रूप से मीथेन गैस बनती है। यह गैस में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है? इसका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। बायोगैस संयंत्र में जैविक कचरे के अभावी अपघटन से मुख्य रूप से मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस में ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी के रूप में संग्रहित होती है। रासायनिक ऊर्जा अणुओं के रासायनिक बंधों यानी केमिकल बॉन्डिंग में संग्रहित ऊर्जा होती है। जब मीथेन CH4 जैसी गैस जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ साथ अभिक्रिया करती है। दहन इस प्रक्रिया में मीथेन के अणु टूटते हैं और नए अणु CO2 और H2O बनते हैं। इस रासायनिक पुनर्व्यवस्था के दौरान बंधों में संग्रहित ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है। टपक सिंचाई ड्रिप इरिगेशन प्रणाली में पानी को कम दबाव और नियंत्रित दर पर सीधे पौधे की जड़ तक पहुंचाया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से पानी के किस भौतिक गुण का लाभ उठाकर वाष्पीकरण और अपवाह रनऑफ को कम करती है? यह हो जाएगा इसका सी, निम्न प्रवाह दर और संपीड़ितता। टपक सिंचाई प्रणाली में पानी के भौतिक गुण का मुख्य रूप से निम्न प्रवाह दर और संपीड़ितता एट लो फ्लो रेट का लाभ उठाती है, जिसे वाष्पीकरण और अपवाह को कम की जाती है। टपक सिंचाई में पानी को बहुत धीमी और नियंत्रित दर से सीधे पौधे की जड़ों में पहुंचाया जाता है। यह विधि पानी का असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल होने के गुण का उपयोग करती है, जिससे पाइपों में कम दबाव पर भी एक स्थिर धीमी प्रभाव बनाए रखने में संभव होता है। यह धीमी गति जो है ना, सुनिश्चित करती है कि पानी जमीन से रिस जाए और वाष्पीकरण या अपवाह बहकर व्यर्थ होने से नष्ट ना हो, जिससे पानी की अत्यधिक बचत होती है। 96। खेतों में पशुओं को एक निश्चित क्षेत्रों में रखने के लिए लगाए जाने वाले विद्युतीय बार यानी इलेक्ट्रिक फेंस एक उच्च वोल्टेज का झटका देती है, लेकिन इससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा यानी करंट बहुत ही कम होती है। धारा को कम रखने का जो मुख्य भौतिक कारण क्या है, तो बी है इसका भौतिक कारण कि खेतों में पशुओं को एक निश्चित क्षेत्र में रखने के लिए लगाए जाने वाले विद्युत बार एक उच्च वोल्टेज का झटका देती है, लेकिन इससे धारा को कम रखने का मुख्य कारण इसे पशुओं के लिए एक निवारक बनाने के लिए है, ना कि घातक। विद्युत झटके की गंभीरता मुख्य रूप से शरीर में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा करंट की मात्रा पर निर्भर करती है, ना कि केवल वोल्टेज पर। विद्युत बार में उच्च वोल्टेज जो है एक दर्दनाक अप्रिय सनसनी पैदा करने के लिए होती है, जो कि पशुओं को बार से दूर रहने के लिए प्रशिक्षित करता है। लेकिन धारा एम्पियर को जानबूझकर बहुत कम मिली एम्पियर में रेंज में रखा जाता है, ताकि यह झटका हानिकारक या घातक ना हो।
बल्कि केवल एक प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करे। 97 शहरों के ऊपर रात के आकाश में नारंगी या सफ़ेद रंग की जो चमक दिखाई देती है, जिसे आकाशीय चमक यानी स्काई ग्लोब कहते हैं, उसे वह प्रकाश प्रदूषण का एक रूप है। यह चमक मुख्य रूप से प्रकाश से किस भौतिक घटना के कारण होती है? तो ये हो जाएगा कि शहरों के ऊपर रात के आकाश में नारंगी या सफ़ेद रंग की जो चमक दिखाई देती है, जिसे आकाशीय चमक कहते हैं, वो प्रकाशीय प्रदूषण का एक रूप है। यह चमक वायुमंडलीय धूल और एरोसोल कणों द्वारा कृत्रिम प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ आर्टिफिशियल लाइट कारण होती है। आगे है कि शहरों में स्ट्रीट लाइट्स, इमारतों और विज्ञापनों से निकलने वाला प्रकाश ऊपर की ओर आकाश में जाता है। यह प्रकाश वायुमंडल में मौजूद धूल, जल, वाष्प और अन्य एरोसोल कणों से टकराता है और सभी दिशाओं में बिखर जाता है, प्रकीर्णित भी हो जाता है। यह बिखरा हुआ प्रकाश से ही हमें रात के आकाश में एक कृत्रिम चमक के रूप में दिखाई देता है, जो तारों की दृश्यता को कम कर देता है। 98 मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? ये हो जाएगा आपका भारत और जापान। मिशन चंद्रयान 5 के लिए भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। यह मिशन चंद्रयान 5 के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसरो और जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के बीच समझौता हुआ है। जाक्सा के बीच चंद्रयान 5 मिशन का नाम लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स है। चंद्रयान 5 मिशन का नाम जो है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अस्थायी रूप से छाया क्षेत्र में संरक्षित जल और अन्य तत्वों की खोज करना है। इस समझौते के तहत चंद्रयान 5 मिशन को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के H324L S3241 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। यह अंतरिक्ष यान जो है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित चंद्र लैंडर को ले जाएगा, जो बदले में जापान में बनी एक रोवर को तैनात करेगा, जिसे कठोर ध्रुवीय भूभाग पर नेविगेट करने के लिए डिजाइन किया गया। नेविगेट करने के लिए चंद्रयान कार्यक्रम इसरो का एक चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम है, जिससे जो है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ये सब शामिल है। अब देखिए पूरा चंद्रयान 5 तक का डिटेल दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं चंद्रयान 1 की बात करते हैं। चंद्रयान 1 वर्ष 22 अक्टूबर 2008 को यह प्रक्षेपित किया गया था, यानी छोड़ा गया था। भारत का पहला चंद्र मिशन था। चंद्रमा की सतह का मानचित्र और पानी के अणुओं की खोज करना था इसका लक्ष्य। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था, 2019 को। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान था, लेकिन लैंड क्रैश हो गया था ये। चंद्रयान 3 की बात करें तो 14 जुलाई 2023 को यह छोड़ा गया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित और सफल सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। 23 अगस्त 2023 को 14 जुलाई 2023 को छोड़ गया था। भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया, और उसका नाम जो शिव शक्ति रखा गया था। चंद्रयान 4 ये प्रस्तावित है। चंद्रयान 5 ये भी प्रस्तावित है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत अध्ययन करना है, इसका लक्ष्य है दक्षिणी ध्रुव का। ये जो है आपका ये जो है उतरने वाला जो है दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। ठीक है। 99 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शुभंकर चुना गया। क्या चुना गया? तो मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से चिरैया को शुभंकर चुना गया। जिसे चिरैया को 23 अक्टूबर 2025 को बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुजियाल, याद रखिएगा विनोद सिंह गुजियाल हैं, निर्वाचन विभाग में आयोजित कार्यक्रम में इसका औपचारिक अनावरण किया गया। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 243। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण जो है 6 नवंबर था। दूसरा चरण जो है 9 नवंबर को निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा किया गया है, लेकिन 9 नवंबर को ये नहीं हुआ, इसका 11 नवंबर को हुआ था ये, इसका जो है दूसरा चरण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कुल सीटों की गिनती जो 14 नवंबर को होगा। 14 जो कि हो गया है, कल ही हो गया है, और रिजल्ट भी आ गए और आपका जो है एनडीए सरकार फिर से बनाई है। आप अपने क्षेत्र में अगर हो सकता है तो बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र से कौन सी पार्टी जीती है। भारत का पहला टेम्पर्स ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश
कि किस शहर में शुरू की गई है, किस शहर में की गई है? तो ये हमारे होंगे नोएडा। नोएडा भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में शुरू किया गया। नोएडा शहर में नोएडा उत्तर प्रदेश फैक्ट्री का स्वामित्व और संचालन ऑप्टिमस इंफ्राकॉम नामक कंपनी के पास है। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम ने टेम्पर्ड ग्लास बनाने के लिए अमेरिका स्थित सामग्री प्रौद्योगिकी फर्म कोर्निया के साथ साझेदारी की है। इस कंपनी ने नोएडा स्थित इस संयंत्र को 70 करोड़ का निवेश किया, 70 करोड़ का निवेश किया, जिसकी स्थापित क्षमता 2.5 करोड़ यूनिट प्रति वर्ष है, 2.5 करोड़ यूनिट प्रति वर्ष है। वर्तमान में ऑप्टिमस इंफ्राकॉम के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं। कौन है? तो अशोक कुमार गुप्ता हैं। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार गुप्ता हैं। ठीक है। और आज जो है आपका सेट नंबर 3 वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ख़त्म होती है और सेट नंबर 4 से लेके अभी 30 तक बची हुई है। और संडे को क्या करेंगे कि 2 सेट करवा देंगे, एक आपका रुक्मणी का, एक क्राउन का। और क्राउन का सेट जो है ना 6 तक हो गया है, 7 से लेके 20 तक उसमें भी बची हुई, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। और जैसे ही क्राउन खत्म हो जाएगी ना, तैसे ही डेली आपकी रुक्मणी की ही चलेगी, वो भी जैसे चल रही है ऐसे ही फुल एक्सप्लेनेशन वाली क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 4 में 1 दिन के बाद। धन्यवाद। जय हिंद।